नमस्कार दोस्तों। आज से हम हिंदी डीएसएसबी के लिए प्रिपरेशन करेंगे और इसी से रिलेटेड मैं आज से वीडियो डालना स्टार्ट कर रही हूँ और आज ये मेरी पहली क्लास है। मैं उम्मीद करती हूँ तो आपको हिंदी से जो भी विषय होंगे डीएसएसबी के लिए आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो आपका स्वागत है मेरी क्लास में। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, यानी कि मैं कहूँ कि जो हमारी पहली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। ठीक है, भाषा आखिर होती क्या है और हिंदी में जब हम हिंदी के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ व्याकरण की बात नहीं करते हैं। इसके अंदर दो भाग हम इस पूरी जितनी भी डीएसएसबी की क्लासेस हैं इसमें हम हर टॉपिक को समझेंगे। जैसे पहला हमारा जो भाग है वो है व्याकरण का और दूसरा क्या है हमारा भाग, साहित्य का। अब इन दोनों को ही हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम व्याकरण होता क्या है। किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हमें उसके महत्वपूर्ण तत्व या फिर संरचना को पढ़ना पड़ेगा। उसके महत्वपूर्ण यानी कि वो बनी कैसे है, उसके क्या क्या बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु, उसको हम पढ़ते हैं। तो उसके अंदर क्या आती है, वो व्याकरण के अंदर आती है। अब जैसे हिंदी की अगर मैं बात करती हूँ, हिंदी की लिपि की मैं बात करूँ कि हिंदी की लिपि कहाँ से आई है, कौन सी लिपि है, वो है हमारी देवनागरी लिपि। कौन सी है, देवनागरी लिपि, है ना। तो इसी तरह से हमें पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हिंदी की लिपि कौन सी है। और अगर देखिए तो व्याकरण आपने समझा क्या होता है। व्याकरण होता है किसी भी भाषा का, या फिर इंग्लिश हो, हिंदी हो, उसको पढ़ने की एक लिपि होती है। जैसे कि हिंदी की है देवनागरी, इंग्लिश की है रोमन। इसी तरीके से व्याकरण में हम हर उसके पक्ष को पढ़ते हैं, वो कैसे बनी, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो हम व्याकरण में पढ़ते हैं। जबकि जो दूसरी हमारी चीज सामने है वो है साहित्य। अब देखिए साहित्य में क्या होता है। साहित्य में अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में इसका सबसे पहले हम समझेंगे साहित्य बना कितने शब्दों से है। साहित्य बना है सा जमा हित से, यानी कि ऐसी संरचना जहां पर हम क्या करते हैं, सबके हितों की बात करते हैं। अगर हम भी किसी भी शब्द को उसका अर्थ समझना है तो हम उसे तोड़ के समझ सकते हैं। साहित्य का अर्थ क्या होता है, सबके हितों की बात जहाँ पे की जाती है वो साहित्य होता है। अब हम लोगों को साहित्य का अगर मैं अर्थ समझाऊं तो आपको एक ऐसी रचना है जहाँ पे हम अपने समाज के लिए रचनाएं लिखते हैं, वो साहित्य होता है। जैसे हर काल में लिखी जाती है, चाहे मैं 10वीं शताब्दी की बात करूं या 21वीं शताब्दी की बात करूं, वहां पे उस माहौल में चल क्या रहा है वो हमारा साहित्य होता है। तो साजमा हित क्या होता है, साहित्य। अब हमें हिंदी डीएसएसबी के लिए तो पूरे जितने भी हिंदी साहित्य में जो भी चीजें हैं, चाहे वो आधुनिक काल हो, चाहे वो द्विवेदी युग हो, मैं कह सकती हूँ कि जितनी भी हमारे सारे रचनाओं को पढ़ना पड़ेगा, लेखक को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो साहित्य के अंदर ये सब आता है। अब देखिए साहित्य के अंदर कौन कौन सी विधाएं होती हैं, यानी कि साहित्य किस तरह से लिखा गया है। अगर हम पुराने जमाने की बात करें जाऊं तो हमें सबसे पहले जो रचनाएं मिलेंगी वो पद्य में मिलेंगी। अब पद्य होता क्या है, पद्य होता है जहां पर किसी भी चीज को बताने के लिए हम क्या करते हैं, लय रूप में, यानी कि लयात्मक रूप में, जहां पे हम चीजों को गाकर प्रस्तुत कर सकते हैं, वो हमारे अंदर किसके अंदर आता है, पद्य के अंदर आता है। ठीक है, अब जैसे कबीर के दोहे हो गए या फिर रामचरितमानस की सब रचनाएं हो गई, वो सब हमें पद्य के रूप में मिलेगा। ये हमारे पुराने जमाने में हमें मिल जाता था। अब मैं गद्य की बात करूं तो गद्य क्या है, गद्य एक नई रचना है, यानी कि नया एक रचना नहीं, मैं कह सकती हूँ गद्य एक नया स्वरूप है जहाँ पे हम साहित्य को पढ़ते हैं। अब चंपू काव्य क्या होता है, चंपू काव्य होता है जहाँ पर हमें गद्य और पद्य दोनों ही हमें समाहित रूप से मिलते हैं। जैसे कि किसी रचनाएं में कुछ रचना हमको ऐसी मिलती है जहाँ पे गद्यांश और पद्यांश दोनों ही होते हैं, वो क्या किसके अंतर्गत आते हैं, चंपू काव्य के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिक समझा। अब हम आगे देखते हैं। अब इसके अगर मैं नीचे बात करूं तो आगे बात करूं तो इसके आगे क्या क्या है देखते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे साहित्य के बारे में कि आखिर साहित्य में होता क्या क्या है। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं साहित्य में क्या क्या है। साहित्य के अंदर पहले हम बात करते हैं गद्य की। जैसे साहित्य दो विधाओं में मैंने आपको बताया, पद्य और गद्य। ठीक है, पद्य जो मैंने आपको बताया जो वहाँ पे आप लयात्मक रूप में चीजें प्रस्तुत होती हैं, जिसमें आभूषण होते हैं, या मैं कहूँ तो जिसमें हम गाकर पहले जो हमें प्रस्तुत कर साहित्य रूप में वो हमें मिलती है। ठीक है, अब गद्य
गद्य क्या होता है? गद्य जो मैंने आपको बताया, जब एक किसी पैराग्राफ के रूप में, या फिर मैं कह सकती हूँ कि किसी भी बातों को बताने के लिए, ये हमारे अंदर हिंदी में हमारे गद्य के रूप में गद्य साहित्य के अंदर आता है, यानी कि एक विस्तृत रचना होती है गद्य साहित्य के अंदर। अब गद्य साहित्य में अगर हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में हमें बहुत सारी विधाएं पढ़नी पड़ेंगी गद्य की, जैसे कि कहानी हो गया। कहानी क्या होता है? जब हम किसी भी मॉरल को, या फिर मैं कहूँ तो किसी भी चीज को एक विस्तृत रूप में समझते हैं, किसी टॉपिक को, इसके अंदर कहानी, वो कहानी आ गया। नाटक क्या हो गया? नाटक होता है जब हम किसी रंगमंच पर या फिर थिएटर में हम क्या करते हैं, इसको उसे प्ले करते हैं, यानी कि उसे हम समझते हैं वहां पे क्या हो रहा है, वो नाटक होता है। निबंध क्या होता है? निबंध होता है जब एक संपूर्ण एक किसी विषय पर पूरी संरचना हमारे सामने आती है, एक विधा सामने आती है। उपन्यास क्या होता है? उपन्यास एक डिटेल, यानी कि एक डिटेल ब्यौरा होता है किसी भी कहानी का, किसी भी चीज का, पूरा बहुत बड़े रूप में वो उपन्यास होता है, किसी भी चीज पे, किसी भी घटना पे, किसी भी महत्वपूर्ण चीजों पे, ठीक है। डायरी क्या होता है? डायरी होता है बच्चों जहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पर हम डायरी होता है कि जहाँ पर हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में क्या हुआ हम उसे लिखते हैं, वो डायरी होता है। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण होता है जहां पर हम क्या करते हैं, किसी भी यात्रा को अपने आप को बताने के लिए हम उसे संस्मृत रूप से लिखते हैं, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि संस्मरण होता है जहाँ पे हम किसी भी यात्रा को, किसी भी अंश को याद करने के लिए, अगर हम कहीं गए हैं तो वो हमारा संस्मरण होता है, हम उसको लिख के कहीं पे किसी भी चीज को प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे किसके अंतर्गत आता है? गद्य साहित्य के अंदर आता है, जो हम आगे क्लास में आपको मैं पढ़ाऊंगी कि इसमें अलग अलग तरीके से किस किसने, कौन कौन से कवियों ने या फिर किस किसने रचनाकार ने ये कहानी, नाटक सब लिखा है, ठीक है। तो हम इसे आपको गद्य साहित्य के अंदर मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ। अब देखिए दूसरा है पद्य साहित्य। पद्य साहित्य होता क्या है? पद्य साहित्य होता है, जब मैंने आपको बताया कि पद्य साहित्य को हम गाकर प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इसके भी विभाजन है, जैसे कि खंड काव्य, महाकाव्य और मुक्तक काव्य। खंड काव्य क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आपने रामचरितमानस पढ़ी होगी, जो राम के जीवन पर पूरी तरह से आधारित है, रामचरितमानस, ठीक है। अब अगर मैं रामचरितमानस की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि इसे हम गाकर पढ़ते हैं, जैसे कि दोहा हो गई, चौपाइयां हो गई, हम इसे क्या करते हैं, गाकर पढ़ते हैं, जितने भी रामचरितमानस में है। तो ये एक महाकाव्य है, यानी कि राम के जीवन में पूरी तरीके से जो उसके जीवन में, वो एक महाकाव्य के रूप में उनके संपूर्ण जीवन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर संपूर्ण जीवन को इसमें प्रस्तुत करते हैं। तो क्या हो गया? ये महाकाव्य हो गया। अब अगर मैं बात करूँ तो खंड काव्य की, खंड यानी कि अच्छा बताइए, खंड का मतलब होता है क्या है? खंड का अर्थ होता है कि एक टुकड़ा। क्या होता है? एक टुकड़ा। जब हम किसी भी चीज की बात करते हैं टुकड़े में, यानी कि हम किसी जगह से टुकड़ा ले ले जमीन का, ठीक है। उसी तरीके से खंड काव्य का अर्थ होता है जब एक किसी भी संपूर्ण जीवन जो राम का था, उसके जो जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, उसमें एक किरदार होता है उर्मिला का, ठीक है। तो अगर हम उर्मिला के जीवन पे अगर कोई रचना रची गई है, राम तो पूरा हमारे विस्तृत रूप में थे, महाकाव्य के रूप में थे, लेकिन यहाँ से उर्मिला के जीवन में जो रचनाएं हमें मिली है खंड के रूप में, वो क्या होगी? वो क्या होगी? वो हमारे खंड काव्य के अंतर्गत आ जाएगी। अब मुक्तक की मैं बात करूं तो मुक्तक का अर्थ होता है जहाँ पे हम मुक्त रूप में, कोई महाकाव्य नहीं, कोई खंड काव्य नहीं, कोई टुकड़ा नहीं, बल्कि छोटी छोटी चौपाइयों के रूप में 2-2 लाइनों की, जिसे हम गाकर सुनते हैं। जैसे कि किसकी रचना हमको मिलती है? कबीर की मिलती है। उन्होंने बड़ी बड़ी बातों को अपनी दो वाक्य में समाहित करके हमें लयात्मक रूप में प्रस्तुत किया। तो वो क्या हो गया? हमारे लिए एक तरह मैं कह सकती हूँ, एक लय के रूप में मैं कह सकती हूँ। तो ये क्या हो गया? मुक्तक रूप में, मुक्त रूप में हमें ये मिलता है, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये हमने अच्छे से समझा साहित्य में। तो हमें जो साहित्य हम पढ़ेंगे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन सब में मैं आपको यही आगे टॉपिक पढ़ाऊंगी, और जिस तरीके से हम अपना सिलेबस को हम कवर कर सके, और मैं जल्दी जल्दी टॉपिक्स कवर कराने की कोशिश करना चाहूंगी, ठीक है। अब देखिए, प्रवृत्ति के आधार पर विभाजन, ये जो भी जितने भी हमने किए हैं प्रवृत्ति के आधार पे, यानी कि किस किस चीज से बांटा हुआ है। अब मैं आगे आपको ले चलूं तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैं आपको ग्रामर का कुछ बताने वाली हूँ। ग्रामर यानी कि जो हमने बेसिक अभी हम पढ़ना है, हमें व्याकरण के बारे में आपको मैं यहाँ पे चीजों को समझाऊंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में तो मैं आपको बस इतना बताना चाहती थी कि मैं आपको DSSB के टॉपिक्स किस तरह से कवर करवाने वाली हूँ। तो आज की फर्स्ट क्लास में के लिए मैं आपके लिए बस यहीं तक रखूंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और अन्य जितने भी अदर टॉपिक्स होंगे मैं जल्दी जल्दी कवर कराने की कोशिश करूंगी, ताकि हमारा सिलेबस कवर हो और हम एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर सके। तो आज के लिए क्लास के लिए थैंक यू।